हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सर्वेश यादव। मेरे YouTube चैनल फिजिक्स विद सर्वेश में आपका बहुत स्वागत है बेटा। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का बायो और बायोलॉजी में बेटा पहला चैप्टर हम लोगों का चल रहा है पाचन से संबंधित पॉइंट। ठीक, पाचन में अब तक हम लोगों ने डाइजेशन में ह्यूमन डाइजेशन पढ़ रहे हैं हम लोग, मानव पाचन। और मानव पाचन में भैया हो अब तक हम लोगों ने ठीक कहां तक पढ़ लिया है? आमाशय में पाचन, आमाशय में पाचन। ठीक, डाइजेशन इन स्टमक, यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं। ठीक, हमने बताया था कि आप जब भोजन करते हैं तो भोजन के जो भोजन का पाचन होता है वो 3 जगहों पर होता है मुख्य रूप से। ठीक, एक कहां होता है? मुख्य गुहा। और मुख्य गुहा में हमने खूब डिटेल में खूब बढ़िया से बता दिया भैया। ठीक, फिर दूसरा पॉइंट हम लोगों ने देखा था कहां? स्टमक में पाचन यानी आमाशय में पाचन, उसको भी खूब बढ़िया से खूब डिटेल से हम लोगों ने क्या कर लिया? पढ़ लिया है। ठीक, पिछले लेक्चरों में आप नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं, इतना बढ़िया आपको कहीं नहीं मिलेगा अगर ध्यान से पढ़ेंगे तब। ठीक है भैया, तो चले बाबू अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ने वाले हैं लास्ट जो पाचन की क्रिया होती है वो आंत में होती है, इंटेस्टाइन में। और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं आंत में पाचन, इंटेस्टाइन में। ठीक, डाइजेशन, डाइजेशन इन इंटेस्टाइन। ठीक, तो चलिए बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ देखो बेटा, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज कहां पर? आंत में पाचन, डाइजेशन इन इंटेस्टाइन। ठीक, तो ध्यान दे बेटा, हम लोग पढ़ने वाले हैं आंत में पाचन, जिसको आप देखेंगे ध्यान से। आंत में पाचन, ठीक भैया हो, इसे इंग्लिश में हम लोग कह सकते हैं डाइजेशन इन इंटेस्टाइन। ठीक, देखें एकदम ध्यान से सुने बेटा, और रफ और पेन या कॉपी और पेन ले लें और नोट्स जरूर बनाएंगे, एकदम बढ़िया जबरदस्त। ध्यान दे सभी बच्चे लोग, एकदम ध्यान दीजिएगा। हम लोग पढ़ने वाले हैं डाइजेशन इन इंटेस्टाइन, आंत में पाचन। ठीक, तो हम लोग इतना तो पढ़ ही चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। भोजन स्टमक में, ठीक, जब आपने मुख गुहा में भोजन डाला, आपने चबाया, तो उसमें केवल और केवल कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ था। वो भी पूरे कार्बोहाइड्रेट का कितना? 30%। हमने बताया था आपको कि लार में एक लार एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, या जिसे टाइलिन भी कहते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, स्टार्च का, मंड का, वो भी 30%। ठीक है भैया, फिर इसके बाद मुख गुहा से भोजन आगे बढ़ा, ठीक, ओइसोफेगस से होते हुए, ग्रास नली से होते हुए, ठीक, कहां पहुंच गया? स्टमक में, आमाशय में। ठीक, हल्का सा बस 2 मिनट लेंगे आपको याद दिलाने के लिए, ध्यान दीजिएगा। आमाशय में पहुंच गया। हमने बताया था कि आमाशय में मुख्य रूप से किसका? प्रोटीन का पाचन होता है, मुख्य रूप से प्रोटीन का पाचन होता है। हमने खूब डिटेल में बताया, बहुत टाइम लगेगा ठीक पूरा बताने में। आप जानिए कि मुख्य रूप से प्रोटीन का पाचन होता है। ठीक, और जब लार को भोजन में मिल जाता है मुख गुहा में, तो उसे बोलस कहते हैं। बोलस पहुंचता है स्टमक में। ठीक, अब स्टमक में प्रोटीन का मैक्सिमम पाचन होता है, थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन होता है। ठीक, और फैट यानी लिपिड का भी थोड़ा बहुत पाचन होता है। फिर भैया ये भोजन अब चलता है आगे, स्टमक से निकल लेता है। ठीक ना, जो भी पाचन हुआ सब क्रिया हम बता चुके हैं, कितना कैसे क्या क्या होता है सब बता चुके हैं पिछले क्लास में, और जरूर देखिए उसको, बहुत मजा आएगा। ठीक भैया, तो वहां तक भोजन पहुंच चुका। अब बेटा भोजन जब आंत में पहुंचेगा तो सबसे पहले आंत में 2 पार्ट होते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। आंत में कितने पार्ट? 2 पार्ट, एक छोटी आंत, एक बड़ी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट, अभी फिगर से खूब बढ़िया समझाएंगे आपको। कितने पार्ट? 3 पार्ट। ठीक, कौन कौन? ड्यूडेनम, जेजनम और इलियम, 3 पार्ट हैं। सबसे पहले स्टमक से लगा हुआ पार्ट को हम लोग ड्यूडेनम कहते हैं, उसके बाद जेजनम आ जाता है, फिर लास्ट में इलियम आता है।
फिर इलियम से बड़ी आंत जुड़ जाती है। बड़ी आंत में 3 पार्ट। बड़ी आंत में कितने पार्ट? 3 पार्ट। ठीक, कौन कौन भैया? सबसे पहले क्या मिल जाता है? कोलोन। कोलोन में भी 3 है, असेंडिंग है, ट्रांसवर्स है और डिसेंडिंग है। कोलोन हो गया। ठीक, सबसे पहले कोलोन, फिर क्या आ जाता है? फिर इसके बाद सीकम और फिर क्या? रेक्टम। ठीक, ये 3 पार्ट होते हैं। तो चलिए बेटा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, छोटी आंत में हम लोग पाचन देखने जा रहे हैं भैया। ठीक, तो जानते बेटा छोटी आंत में पाचन कैसे होता है? तो हम आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो छोटी आंत का जो ड्यूडेनम पार्ट है, छोटी आंत में कितने पार्ट? ध्यान दें, आंत में पाचन, और आंत में पाचन ये एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि पाचन जो केवल और केवल छोटी आंत तक होता है। बड़ी आंत में कोई पाचन नहीं होता, डाइजेशन का कोई पार्ट नहीं होता है बड़ी आंत में। पाचन आंत में, और आंत में भी कहां? केवल छोटी आंत में। केवल छोटी आंत में पाचन होता है। ठीक है, तो केवल छोटी आंत में ही, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही डाइजेशन होता है। अब देखिए ये कैसे डाइजेशन होता है, हम आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो जानते बेटा, ठीक, समझने की कोशिश करें। ठीक, ध्यान दीजिएगा। जैसे यहां ओइसोफेगस आया, ठीक, और इसके बाद हम लोग खूब बढ़िया से जानते हैं ये क्या होता है वो। ठीक, ये अमाशय है, स्टमक। ठीक ना, स्टमक है, और यहां सी आकार का, ध्यान दें आप। ठीक, ध्यान दें बेटा, ये जो सी आकार का देख रहे हैं ना, ठीक, ये जो सी आकार का, सी टाइप देख रहे हैं, ये क्या है जानते हैं? ये डियोडेनम है। यहां से छोटी आंत स्टार्ट हो जाती है। ठीक, यहां से लेके यहां तक, ध्यान दीजिएगा। ठीक, ये स्टमक है, और यहां से छोटी आंत स्टार्ट होती है। और छोटी आंत में सबसे पहला जो पार्ट, यहां पे ध्यान दीजिएगा खूब बढ़िया से भैया, ये छोटी आंत का जो पार्ट है, सी स्ट्रक्चर का बना हुआ, सी स्ट्रक्चर का बना हुआ, सी टाइप है। ठीक, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वो इसे क्या कहेंगे? इसे हम लोग डियोडेनम कहते हैं। क्या नाम है इसका? ठीक, डियोडेनम। ठीक, ये डियोडेनम है। ठीक ना, अब देखिए बाबू, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब इसी में क्या होता है ना कि यहीं पर 2 चीजें, यकृत या लीवर का नाम सुने होंगे, लीवर और सॉरी पैनक्रियाज, यानी यकृत और अग्नाशय, ये दोनों यहां पे लगे होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा भैया, हो यकृत, ये यकृत लगा होता है यहां पर, ये पैनक्रियाज होता है। ठीक, यहां से 2, ध्यान दें, यहां से 2 नलियां निकलती हैं ऐसे, फिर एक हो जाती हैं, और फिर ऐसे आती हैं, ध्यान दीजिएगा। और फिर भैया हो ऐसे होके, और यहां से इसकी स्टमक की, ध्यान दीजिएगा, इसमें अग्नाशय की, अग्नाशय की नली आके यहाँ पे खुलती है, और ये ऐसे जाके फिर यहाँ पे क्या होती है? मिलती है। ठीक, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश करें आप। ठीक ना भैया, तो ये क्या है? ये कौन सा पार्ट है? अग्नाशय है। अभी हम फिगर, ठीक, और बढ़िया दिखाएंगे आपको। अग्नाशय, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पैनक्रियाज, अग्नाशय। और ये क्या है भैया? लीवर, यानी हिंदी में इसे क्या कहते हैं हम लोग? यकृत। ठीक, यकृत, यानी इंग्लिश में क्या कहते हैं? लीवर, ये लीवर है। ठीक, एकदम बढ़िया। हाँ, अब क्या होगा समझने की कोशिश करेंगे, 1 मिनट। यहीं पर, यहीं पर एक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं जानते हैं आप? इसे कहते हैं, फिर यहां से ये नली निकलती है, ऐसे होके फिर ऐसे। ठीक, देखें बाबू, इसे क्या कहते हैं? पित्ताशय। पित्ताशय का मतलब क्या है? ये, ठीक, गॉल ब्लैडर। इसे इंग्लिश हिंदी में क्या कहते हैं? पित्ताशय। ठीक, आपको एकदम बढ़िया समझ में आने वाला। ठीक है, एकदम सही। अब होता क्या है, पूरा स्ट्रक्चर हम यहीं पे आपको समझा दे रहे हैं, खूब ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान से, एक एक चीज आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ठीक,
भैया पाचन हुआ, डाइजेशन यहाँ पे, ठीक। यहां से क्या आया, भोजन, ठीक, जिसे हम लोग ने क्या नाम दिया था, बोलस। बोलस आया, इसका डाइजेशन हुआ स्टमक में, ठीक। अब ये बोलस, ध्यान देंगे, बोलस पचते हुए जब यहां आएगा, जैसे ही, ठीक, इंटेस्टाइन में घुसेगा, अब इसे हम लोग कहते हैं काइम। क्या कहते हैं, काइम, ठीक, ये काइम है, ठीक। अब भोजन जैसे ही आंत में घुसा तो इसे अब हम लोग काइम कहेंगे, ठीक है, एकदम बढ़िया, ये काइम है। अब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा भैया, समझेंगे। होता क्या है कि ये जो यकृत है, लीवर, ठीक, लीवर, लीवर में जो, इस लीवर में निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है किसका, पित्त रस का। लीवर में किसका निर्माण होता है, पित्त रस। कोई पूछ देता है पित्त रस का निर्माण, तो अक्सर लोग बता देते हैं पित्ताशय, ठीक ना, पित्त रस, ठीक, का निर्माण, पित्त रस का निर्माण कहां होता है, लीवर में, ठीक, यकृत में, यकृत में पित्त रस का निर्माण होगा, फॉर्मेशन, ठीक ना, पित्त रस का होगा। अब ये पित्त रस का जब यकृत में निर्माण होता है लीवर में, तो ध्यान दें, ये पित्त रस, ठीक, इस यकृत नलिका है ये, ठीक, यकृत नलिका से कहां पहुंचता है, ठीक, गाल ब्लैडर में, यानी पित्ताशय में, ठीक। ये पित्त रस, कोई पूछेगा पित्त रस का निर्माण कहां होता है, यकृत में, ठीक। अब यह पित्त रस, ठीक, कहां पहुंचता है, गाल ब्लैडर में, और इस पित्ताशय में एकत्रित होता है ये, ठीक ना, ये इस पित्ताशय में भैया हो, ठीक, इस पित्ताशय में ये एकत्रित होता है, रुकता है। अब आवश्यकता अनुसार यहां से इस पित्ताशय से, ठीक, आगे बढ़ता है, कौन, पित्त रस, ठीक ना, पित्त रस, जिसे हम लोग बाइल जूस भी कहते हैं, ठीक ना, बाइल जूस कहते हैं। तो इस पित्त, अब पित्त रस की खासियत क्या है, जिसका निर्माण यकृत में होता है, इसको जानिए, ध्यान दें, इसमें किसी तरीके के एंजाइम नहीं होते हैं, कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है पित्त रस में, एकदम ध्यान से सुने। पित्त रस का निर्माण कहां होता है, यकृत में, यकृत में बाइल जूस का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है, एक श्रावण कौन करता है, यकृत, किसका, पित्त रस का। ये नहीं कि पित्ताशय, नहीं नहीं, वो उसका घर है, उसमें जाके रुकता है, लेकिन जो फॉर्मेशन होता है, श्रावण होता है पित्त रस का, वो किसके द्वारा होता है, यकृत के द्वारा होता है, लीवर के द्वारा होता है। अब इस पित्त रस की खासियत जान लीजिए, ठीक, कभी मत भूलिएगा भैया, ये जो पित्त रस होता है ना, ठीक, ये जो पित्त रस है, ध्यान दें सभी बच्चे, एकदम ध्यान दें आप सभी भैया, ये जो पित्त रस है, इसको जो देख रहे हैं आप, ठीक, एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे बड़ी खासियत क्या है, एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, ठीक, और ठीक, ये कैसा माध्यम को बनाता है, क्षारीय बनाता है, ठीक, ये केवल माध्यम को, अब कहेंगे कि क्यों ऐसा होता है, आगे हम समझाएंगे, घबराइए मत। तीन चीजें आप याद रखिए, इसमें एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, और ये कैसा होता है, क्षारीय होता है, ठीक, क्षारीय, बेसिक, ठीक, बेस होता है ये, ठीक ना, बेसिक स्ट्रक्चर होता है इसका, नेचर बेसिक होता है, ध्यान दीजिएगा, क्षारीय। और क्या इसकी खासियत है, इस पित्त रस की, बाइल जूस की, इसमें दो पिगमेंट पाए जाते हैं, ठीक, एक को कहते हैं भैया बाइलिरुबिन, ठीक, बाइलिरुबिन कहते हैं एक को, समझे, और दूसरे को, ये दोनों पिगमेंट है, बाइलिबर्डिन कहते हैं, ठीक, बाइलिरुबिन एकदम याद रखिएगा, पित्त रस, ठीक, बाइल जूस, इसमें क्या एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, कोई भी पाचक एंजाइम, बाबू ध्यान देगा बेटा, कि कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम इसमें नहीं पाए जाते हैं, ठीक, और ये कैसा होता है, क्षारीय होता है, और इसमें दो पिगमेंट पाए जाते हैं, बाइलिरुबिन एवं बाइलिबर्डिन, ठीक, बाइलिरुबिन एवं बाइलिबर्डिन, इसका जो कलर होता है हल्का पीला होता है, कैसा कलर है बेटा, हल्का पीला, ठीक, और इसका जो कलर होता है, ठीक, हल्का हरा, ठीक, हल्का हरा। बाइलिरुबिन का कलर कैसा होता है बेटा, हल्का पीला, और बाइलिबर्डिन का जो कलर होता है वो हल्का पीला होता है, हल्का हरा होता है, ठीक, बाइलिरुबिन का कलर कैसा, हल्का पीला,
और बाइलिवर्डिन का कलर कैसा होता है, हल्का हरा होता है। ठीक ठीक, जिसके कारण इसका मेन ये पिगमेंट थोड़ा सा ज्यादा होता है, जिसके कारण पित्त रस का जो कलर होता है, ठीक, बाइल जूस का, ठीक बेटा, जो बाइल जूस का कलर होता है वो हल्का पीला होता है पूरा, ठीक ना, हल्का पीला होता है। चलिए, ये पित्तरस जिसका निर्माण, जिसका सिक्रीशन कहां पे हुआ, यकृत में, उसकी ये पूरी खासियत है पित्तरस। ठीक है, एकदम सही। पहली खासियत क्या बेटा, एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। दूसरा क्या है, क्षारीय होता है और इसमें दो पिगमेंट पाए जाते हैं, बाइलिरुबिन एवं बाइलिवर्डिन। बाइलिरुबिन का कलर हल्का पीला, बाइलिवर्डिन ध्यान दें का कलर जो होता है, रंग होता है, वो हल्का हरा होता है। समझ पा रहे हैं ना, ठीक है, एकदम बढ़िया। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। अब भैया हो, ये जो पित्त रस है, ठीक, ये यहां से स्रावित होकर यकृत से कहां एकत्रित होता है, पित्ताशय में, ठीक, गाल ब्लैडर में, पित्ताशय में ये पित्त रस एकत्रित होता है बाबू, ठीक है, एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पित्त रस में एकत्रित हो, सॉरी, पित्ताशय में एकत्रित होता है ये चीज, ठीक। अब और जानिए आप, अब आ जाते हैं अग्नाशय के बारे में। ध्यान दीजिएगा, मेरी बात समझिए, पूरा कनेक्ट करेंगे, फिर लास्ट में हम बताएंगे आपको। ये जब अग्नाशय में आते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा, तो अग्नाशय जो होता है, ध्यान दें, इसकी खासियत क्या हम बता देते हैं आपको। ठीक, ये जो अग्नाशय है, कौन, पेनक्रियाज, ठीक, ये जो पेनक्रियाज और यकृत की क्या खासियत है, ठीक, ये सबसे बड़ी ग्रंथि इसको कहा जाता है, ठीक, और इसका वजन लगभग, ठीक, यकृत जो है, लीवर आप देख रहे हैं, ठीक, ये क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि। वैसे तो वही स्रावी ग्रंथि है, ये एंजाइम का स्रावण करती है, ठीक, तो सबसे बड़ी ग्रंथि में कोई पूछेगा तो सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक, वैसे तो बहिस्रावी ग्रंथि है, ठीक। अब देखिए बेटा, सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर, और इसका वजन 1.2 केजी से लेके 1.5 केजी तक होता है। मेरी बात सुने, कितना बढ़िया चीज इतने में बता दिया आपको, ठीक। आप स्ट्रक्चर बनाएं और एक एक चीज लिख दें, आपको एकदम याद हो जाएगा बाबू, ठीक। ध्यान दीजिएगा भैया, सभी लोग एकदम ध्यान से। ये तो पूरी इधर की बात हो गई, लीवर, और लीवर क्या काम करता है यहाँ पे, ठीक, पित्त रस का स्रावण करता है। पित्त रस में एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, ये क्षारीय होता है पित्त रस, और इसमें दो पिगमेंट हैं कलर देने वाले, बाइलिरुबिन और बाइलिवर्डिन। अभी आगे इनकी खासियत आपको पता चलेगी। बाइलिरुबिन और बाइलिवर्डिन, इसकी मात्रा ज्यादा होती है, हल्का पीला, और इसका कलर हल्का हरा होता है, ठीक। चलिए, अब ये पित्त रस यकृत ने श्रावण किया, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है, और वो कौन सी ग्रंथि है, यहां लिख देते हैं। सबसे बड़ी ग्रंथि तो है, लेकिन बहिस्रावी ग्रंथि है, ठीक, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ठीक। अब ये बहिस्रावी ग्रंथि का मतलब क्या होता है, अभी आगे बताएंगे हम आपको, ठीक। ये बहिस्रावी ग्रंथि, ठीक, ये बहिस्रावी ग्रंथि ऐसी ग्रंथियां होती हैं, बहिस्रावी ग्रंथि किसे कहेंगे, ध्यान दीजिएगा, ऐसी ग्लैंड्स होती हैं जो जिनमें डक्ट होती है, नली होती है, और जो भी श्रावण करती हैं ये, वो एक जगह से दूसरे जगह नली के माध्यम से जाता है, नली के माध्यम से, तो उन्हें वही स्रावी ग्रंथि कहते हैं। और ऐसी ग्रंथियां मुख्य रूप से एंजाइम का श्रावण करती हैं। और ध्यान, मेरी बात एकदम ध्यान से दिमाग में बैठाइए, हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं, ठीक, थोड़ा सा हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक। एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड इंडोक्राइन ग्लैंड, दोनों नाम आएंगे इसमें, बहुत खूब आएंगे, ठीक। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, बहिस्रावी ग्रंथि क्या होती है भैया, ध्यान दीजिएगा, ऐसी ग्रंथियां जिनमें ये जो पदार्थ का श्रावण करती हैं, वो नलिका के द्वारा, नली के द्वारा, डक्ट के द्वारा, ट्यूब के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता है, ठीक। और ये किसका श्रावण करती हैं, एंजाइम का। और अंतःस्रावी ग्लैंड क्या होती है, इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, तो ऐसी ग्रंथियां, ठीक, जो डायरेक्ट, जो भी श्रावित करती हैं, जो भी, ठीक, सिक्रीट करती हैं, वो डायरेक्ट ब्लड में छोड़ती हैं, ठीक, डायरेक्ट, कोई नलिका नहीं होती, कोई ट्यूब डक्ट नहीं होती है, उनके द्वारा सिक्रीट, ठीक, सबस्टेंस को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक ले जाने के लिए, ठीक, कोई डक्ट, कोई ट्यूब नहीं होती है, वो डायरेक्ट ब्लड में छोड़ती, ठीक है भैया। और दूसरी बात, ये हार्मोन का, सबसे बड़ी बात, ये हार्मोन का, ठीक, सिक्रीशन करती हैं, हार्मोन स्रावित करती हैं, ये कौन, अंत, ध्यान दें, बहिस्रावी ग्रंथियां एंजाइम का श्रावण करती हैं, और अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं, ठीक। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंजाइम का सिक्रेशन करती हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक, हार्मोन का
सिक्रीशन करती हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड में डक्ट होती है जिसके माध्यम से उनके द्वारा जो एंजाइम का श्रावण होता है, ठीक, वो एक स्थान से दूसरे स्थान को जाती है, ठीक। जबकि इंडोक्राइन ग्लैंड में ध्यान दीजिएगा भैया, वो डायरेक्ट कोई डक्ट कोई ट्यूब नहीं होती है, ठीक, वो डायरेक्ट जो सिक्रीट करती है डायरेक्ट ब्लड में सिक्रीट करती है, और वो किसका श्रावण करती है? हार्मोन का, ठीक। चलिए अब बात आ जाती है, ठीक, अग्नाशय। इधर अग्नाशय लगा, इधर लीवर, इधर की पूरी बात हमने बता दिया। हमें उम्मीद है कि आपको खूब बढ़िया समझ में आया होगा, ठीक। चलो बेटा इधर आ जाते हैं, अग्नाशय, पैंक्रियाज, ठीक। ये बेटा वो सबसे पहले ये मिक्स्ड ग्लैंड है। कौन सी ग्लैंड है? मिक्स्ड ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथि है। अब मिश्रित का मतलब समझ ही गए होंगे आप, ठीक। बाबू ध्यान दें आप, ये कौन सी ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि है, एक मिश्रित ग्रंथि, जिसे इंग्लिश में बेटा हम लोग क्या कहते हैं? मिक्स्ड ग्लैंड, ठीक। ये मिक्स्ड ग्लैंड है। मिक्स्ड ग्लैंड का मतलब ये दोनों प्रकार, ठीक। मिक्स्ड ग्लैंड का मतलब बाबू ध्यान दीजिएगा, इसमें दोनों नेचर पाए जाते हैं। किसमें? अग्नाशय में, ठीक। मिक्स्ड ग्लैंड है यानी ये, ठीक, वही स्रावी ग्रंथि की तरह भी व्यवहार करती है, बहिस्रावी ग्रंथि भी है। और कौन सी ग्रंथि? ध्यान दें बेटा, और ये बाबू हो अंतःस्रावी ग्रंथि भी है, एक मिक्स्ड ग्लैंड है, ठीक। ये बहिस्रावी और अंतःस्रावी, अगर मतलब बहिस्रावी का मतलब ये किसका श्रावण? एंजाइम का भी श्रावण करेगा, ठीक। अंतःस्रावी का मतलब हार्मोन का भी सिक्रीशन करती है, ठीक। लेकिन बेटा एक चीज याद रखिएगा, इसका जो 99% है, 99% भाग बहिस्रावी होता है और मात्र 1% भाग इसका, ठीक, अंतःस्रावी की भांति व्यवहार करता है, जो कि बहुत जबरदस्त है, बहुत इंपॉर्टेंट। जो 1% है वही बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक। अब जानते हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथि का पार्ट, जैसे हमने बता दिया कि मान लेते हैं इतना पैंक्रियाज है, इतना बड़ा, तो इसका इतना सा भाग, ठीक, ये इसका किस तरह व्यवहार करेगा? बहुत छोटा सा पार्ट अंतःस्रावी की तरह व्यवहार करेगा, मान लेते हैं, ठीक। और ये जो बड़ा वाला पार्ट है इसका, ठीक, वो किसकी तरह व्यवहार करेगा? बहिस्रावी ग्रंथि की तरह, ठीक। वैसे ये होता क्या है? मिक्स्ड ग्लैंड, ठीक है। अब बेटा जो इतना सा पार्ट है, इसका जो अंतःस्रावी पार्ट है, उसमें दो तरीके की कोशिकाएं, उसमें जो कोशिका पाई जाती है, कोशिकाओं का एक समूह होता है, गुच्छा होता है, जिसे लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहते हैं। आगे, ठीक, जब हम लोग इंडोक्राइन पढ़ेंगे तो वहां भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, ठीक। अंतःस्रावी जो इतना पार्ट है ना, इसमें कोशिकाओं का गुच्छा होता है सेल का, जिसे लैंगरहैंस की, ठीक, द्वीपिकाएं कहते हैं। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, आइसलेट्स ऑफ, ठीक, लैंगरहैंस कहते हैं, ठीक ना। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इंडोक्राइन पार्ट है। ये इसका कौन सा पार्ट है बेटा? इंडोक्राइन है, छोटा सा, लगभग कितना परसेंट? 1%। और कितना? 99% बहिस्रावी है। अब बहिस्रावी का मतलब क्या कह सकते हैं? एक्सोक्राइन, एकदम मस्त, बहुत बढ़िया, ठीक है। पहले थोड़ा सा अंतःस्रावी वाला समझ लेते हैं। लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं में दो तरीके की कोशिकाएं होती है, एकदम याद रखिएगा बाबू, ठीक। एक को हम लोग कहते हैं अल्फा सेल्स, ठीक, दूसरे को बेटा वो बीटा सेल्स कहते हैं, ठीक। अल्फा सेल्स और कौन? बीटा सेल्स। समझ पा रहे हैं आप? एकदम समझेंगे, काहे नहीं आएगा समझ में, ठीक है ना। मेरी बात समझने की कोशिश करें, ठीक। हम लोग कहां पहुंच चुके हैं? ध्यान दीजिएगा, आमाशय में पाचन पढ़ लिया। अब नीचे जब ये जो काइन नीचे जाता है, डियोडेनम में जाता है, छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत के पहले पार्ट डियोडेनम में जब चलता है, तो डियोडेनम से ही जुड़े हुए कुछ अंग होते हैं, कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। डियोडेनम से जुड़े हुए अगल बगल कुछ ऑर्गन होते हैं जो कि डाइजेशन में, ठीक, भोजन के पाचन में, ठीक, हेल्प करते हैं। वो कौन कौन से? एक इधर लगा होता है लीवर बेटा, और इधर क्या होता है? पैंक्रियाज, ठीक। ये लीवर है और ये क्या है? पैंक्रियाज। ऐसे हो जाएंगे, इसका मतलब ये दाहिने साइड, ठीक, ऐसे दाहिने साइड, ऐसे इधर, ठीक, डायफ्राम के जस्ट नीचे दाहिने साइड, यहां पे क्या होता है? लीवर होता है दाहिने साइड, ठीक है बेटा। लीवर इधर है और इधर क्या है? पैंक्रियाज है, अग्नाशय है, ठीक है, ठीक है।
हमने आपको बताया ठीक, लीवर जो होता है वो पित्त रस बाइल जूस का सिक्रीशन करता है, बाइल जूस का। ठीक, बाइल जूस का सिक्रीशन लीवर का। लीवर क्या होता है बेटा? ये सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि भी। चाहे यदि कोई कह दे सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है तो क्या बताएंगे? लीवर। सबसे बड़ी ग्रंथि, लार्जेस्ट ग्लैंड इज कॉल्ड एज क्या? लीवर। लार्जेस्ट ग्लैंड इज लीवर। लीवर क्या? लार्जेस्ट ग्लैंड है, और उसमें भी एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एक्सोक्राइन इंडोक्राइन अभी बताया हमने। एक्सोक्राइन में क्या होता है? एंजाइम का सिक्रेशन होता है, इंडोक्राइन में हार्मोन का सिक्रेशन होता है। और एक्सोक्राइन में बेटा ध्यान दीजिएगा, डक्ट के माध्यम से ठीक जो भी पदार्थ स्रावित होता है, सबस्टेंस ठीक मटेरियल, वो डक्ट के माध्यम से एक पोजीशन से दूसरे, नलिका ट्यूब के माध्यम से एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन को जाता है, जबकि इंडोक्राइन ग्लैंड में कोई डक्ट नहीं पाई जाती है, ये डायरेक्ट ठीक ब्लड में अपने सिक्रेशन को छोड़ती हैं। सही, बहुत बढ़िया, ठीक है। लीवर को हो गया। लीवर बेटा पित्त रस बाइल जूस का स्रावण करता है, या बाइल जूस के बारे में जानिए, इसमें एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, ये बेसिक नेचर होता है, इसका क्षारीय होता है, एंजाइम एब्सेंट होते हैं, बेसिक नेचर होता है बाबू। और इसमें दो तरीके के पिगमेंट पाए जाते हैं बेटा, बाइलिरुबिन और बाइलिवर्डिन। बाइलिरुबिन का कलर हल्का हल्का पीला होता है, और बाइलिवर्डिन का कलर हल्का हरा होता है। यहां तक हो गया। फिर हमने इधर आ गया, पैनक्रियाज के बारे में भी देख लेते हैं, अग्नाशय। हमने बताया बेटा ठीक, ये मिक्स्ड ग्लैंड है, और पूरे शरीर में एक कोई पूछेगा मिक्स्ड ग्लैंड कौन है तो क्या बताएंगे? पैनक्रियाज। पैनक्रियाज के अलावा कोई भी ग्लैंड मिक्स्ड ग्लैंड नहीं है, इसमें दोनों पार्ट पाए जाते हैं, एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों पार्ट। और जब दोनों पार्ट पाए जाएंगे तो आप समझ सकते हैं, मतलब यह एंजाइम और हार्मोन दोनों का सिक्रेशन करता है। कितना बढ़िया ऑर्गन है, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें जो पूरे पार्ट का मात्र 1% इसका पार्ट क्या है? इंडोक्राइन है, और 99% पार्ट इसका एक्सोक्राइन है। तो पहले इंडोक्राइन के बारे में आप जान लीजिए। वैसे तो इंडोक्राइन ग्लैंड आगे चैप्टर में है, उसको खूब डिटेल में इसको पढ़ेंगे हम लोग वहां पे, लेकिन हल्का सा आप जाने। जो अंतःस्रावी पार्ट है 1% बेटा, ठीक, उनमें कुछ कोशिकाओं का गुच्छा होता है, सेल्स का, जिसे लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहते हैं, ठीक ना। अब इन लैंगरहैंस की दीपिकाएं में दो तरीके की कोशिकाएं, दो तरीके की सेल्स पाई जाती हैं। एक को बेटा अल्फा सेल्स, वैसे तो गामा भी होती है, लेकिन बस ये दो हम लोग यहाँ पे जानेंगे यहाँ के लिए, अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स। ये जो अल्फा सेल्स होती है बेटा ना, ये एक विशेष तरीके का हार्मोन का स्रावण करती हैं, जिसे हम लोग कहते हैं ग्लूकेगान। क्या कहते हैं बाबू? ग्लूकेगान। अब इसका काम क्या होता है खूब बढ़िया हम समझाएंगे आगे, पहले यहां जानिए, ठीक। ये ग्लूकेगान होता है। और बीटा सेल जो स्रावण करती हैं, स्रावित करती हैं इंसुलिन, ठीक। ये कौन सा हार्मोन है बेटा? इंसुलिन, ठीक, इंसुलिन। अगर थोड़ा बहुत भी जानते होंगे तो आप जानते हैं, शरीर में यदि इंसुलिन की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है? इंसुलिन की कमी से बेटा डायबिटीज होता है, शुगर इंसुलिन की कमी से होता है, ठीक ना, समझ पा रहे हैं। और ग्लूकेगान इंसुलिन दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ठीक। तो घबराएंगे नहीं, जब इसको हम लोग पढ़ेंगे तो और डिटेल में, बस इतना जानिए। इसका अंतःस्रावी पार्ट पैनक्रियाज का लैंगरहैंस की दीपिकाओं से बना होता है। लैंगरहैंस की दीपिका में मुख्य रूप से दो तरीके की सेल्स होती हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स। अल्फा सेल्स जिस हार्मोन का स्रावण करती है, क्योंकि अंतःस्रावी पार्ट है तो हार्मोन निकलेंगे भैया, ठीक। ये क्या है? हार्मोन है। ग्लूकेगान क्या है? हार्मोन है भैया, ठीक। और इंसुलिन भी क्या है बेटा? हार्मोन है, एकदम मत भूलिएगा, ठीक। ये हार्मोन है, ठीक है बाबू, एकदम बढ़िया। अब चले बहिस्रावी पार्ट में बात आ जाती है कि अग्नाशय का जो बहिस्रावी, बहुत जबरदस्त, बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसका, जो 99% एक्सोक्राइन पार्ट है पैनक्रियाज का बेटा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, हमारे डाइजेशन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल है इसका, ठीक। जानते हैं ये जो बहिस्रावी पार्ट है ये किसका श्रावण करता है? ध्यान दीजिएगा, मेरी बात समझने की कोशिश करें। इसे हम लोग कहते हैं अग्नाशयी रस। इसका श्रावण करता है ये अग्नाशयी रस को स्रावित करता है, जिसे इंग्लिश में बेटा पैनक्रियाटिक जूस कहते हैं। क्या कहते हैं? वो पैनक्रियाटिक जूस, ठीक, पैनक्रियाटिक जूस। ये पैनक्रियाटिक जूस का श्रावण करता है, अग्नाशय का जो पार्ट है बहिस्रावी और पैनक्रियाटिक जूस का फॉर्मेशन करता है, सिक्रीशन करता है। अब अग्नाशयी जूस की खासियत तो डाइजेशन में सबसे ज्यादा बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक। इसमें बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक। इसके जो डाइजेस्टिव एंजाइम, कुछ नाम हम आपको गिना देते हैं, ठीक। जैसे ट्रिप्सिन हुआ, ठीक, ट्रिप्सिन हो गया बेटा। ट्रिप्सिन के बाद
एक और है काइमोट्रिप्सिन। काइमोट्रिप्सिन हो गया, ठीक। अमाइलेज भी पाया जाता है यहाँ पे, एमाइलेज भी कह सकते हैं, ठीक। और लाइपेज भी पाया जाता है बेटा, ठीक बाबू, ध्यान दीजिएगा। ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लिएज, ये सब एंजाइम पाए जाते हैं इसमें, ठीक। सब एंजाइम पाए जाते हैं। और जानते हैं जब तक ये अम्लीय माध्यम, एसिडिक मीडियम में, ठीक, ये इनएक्टिव होते हैं। ये एक्टिव किसमें होंगे? क्षारीय माध्यम में, ध्यान दें, ठीक। बेसिक क्षारीय माध्यम में, जब इनको माध्यम कैसा मिलेगा? क्षारीय, ठीक। क्षारीय माध्यम में बेटा, ठीक, ये क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं, ठीक, क्रियाशील। मेरी बात समझने की कोशिश करें। अग्नाशयी रस हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। अग्नाशय जो देख रहे हैं आप पैंक्रियाज का, ठीक, जो 99% पार्ट जो बहिस्रावी है, ठीक ना, बहिस्रावी बेटा, ठीक, 99%, ठीक, वो किसका? अग्नाशयी रस का श्रावण करता है। और अग्नाशयी रस में कुछ विशेष एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, माइलेज है, लाइपेज है, ठीक, न्यूक्लिएज है, ये सब। लेकिन ये केवल और केवल क्षारीय माध्यम में, ठीक, बेसिक मीडियम में ही एक्टिव होते हैं, क्रियाशील होते हैं, ठीक। वैसे तो निष्क्रिय रूप में पाए जाते हैं, तो बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है हम लोग को यहाँ पे, ठीक। ट्रिप्सिनोजन होता है, काइमोट्रिप्सिनोजन होता है, ठीक, ये सब तो ये इनएक्टिव होते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे जो जरूरत है वही देखेंगे। ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लिएज, ये सब एंजाइम होते हैं जो कि क्षारीय माध्यम में, बेसिक मीडियम में एक्टिव होते हैं, ठीक। यहां तक चलिए। हाँ, अब आप सोच सकते हैं कि अमाशय से जो भोजन आ रहा है उसमें HCl मिला हुआ है, बेटा ध्यान दीजिएगा, यानी मीडियम बहुत ज्यादा एसिडिक है, बहुत ज्यादा एसिडिक है, यानी जो काइम आ रहा है इंटेस्टाइन में, ठीक, ठीक ना, वो बहुत ज्यादा क्या बेटा? एसिडिक है, बहुत ज्यादा एसिडिक है। तो अब क्या हुआ, मेरी बात समझने की कोशिश करें। अगर ये एसिडिक ही आएगा, आगे बढ़ेगा, तो पैंक्रियाज बेचारा, इसका जो बहिस्रावी पार्ट है, अग्नाशयी रस का श्रावण करेगा, और उस अग्नाशयी रस में इतने सारे एंजाइम होंगे, और सब जाके एंजाइम काइम में मिलेंगे, तो मिलेंगे काइम में, लेकिन ठीक, उनका कोई, क्योंकि मीडियम कैसा है? एसिडिक है, और एसिडिक मीडियम में ये क्या होते हैं? निष्क्रिय होते हैं, इनएक्टिव। इनका कोई रोल नहीं हो पाएगा, मिलेंगे बेचारे, लेकिन कोई भी वर्क, डाइजेशन का कोई भी काम ये नहीं कर पाएंगे, ठीक, जिसके लिए ये हैं वो काम नहीं कर पाएंगे। अब देखिए कितना बढ़िया निर्माण हुआ है भैया, देख लीजिए आप, ठीक। अब क्या हुआ बेटा कि यकृत को, ध्यान दीजिएगा, यकृत को पता रहता है कि बगल में हमारा दोस्त कौन है? अग्नाशय है, पैंक्रियाज है, और हम दोनों, ठीक, एकदम एक ही तरीके का, हम लोग दोनों लोग मिल करके यहां पर, ठीक, फूड का डाइजेशन करना है, हम दोनों को मिलके डाइजेशन करना है, ठीक। लेकिन समस्या इस बात की है कि इसके पास जो मटेरियल है वो किसी, ठीक, वो इनएक्टिव रहता है, लेकिन किसी विशेष स्थिति में ही वो एक्टिव रहेगा। तो उसको एक्टिव करने के लिए, भैया ध्यान दीजिएगा, उसको एक्टिव करने के लिए, ठीक, यहां से जो यकृत है पित्त रस का श्रावण करता है, और ये पित्त रस कैसा होता है बेटा? क्षारीय होता है। जब ये पित्त रस जाके काइम में मिलता है, बेटा ध्यान दीजिएगा, अब काइम में मिलता है तो पूरे मीडियम को क्या बना देता है? क्षारीय। और जब क्षारीय बेसिक मीडियम तैयार हो जाता है, तो बेसिक मीडियम में भैया ये सब क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाते हैं, और भोजन का पाचन यानी फूड का डाइजेशन क्या कर देते हैं? शुरू कर देते हैं, या फूड का डाइजेशन कर पाते हैं। जिसे नहीं होता है, ठीक, हनुमान जी को अपनी शक्ति याद नहीं रहती है, उनकी शक्ति को याद दिलाना पड़ता है, उन्हें एक्टिव करना पड़ता है। ठीक वही चीज यहां पर भी है, ठीक भैया ध्यान दीजिएगा, इसकी तो बहुत शक्ति है, लेकिन यदि यहां से ये सहायता न करे, ये हेल्प न करे, तो इसकी शक्ति का कोई काम नहीं है, ठीक, ये को काम योग्य नहीं है। यदि यह नहीं होता, देख, इसीलिए कहा जाता है भैया कि यदि, ठीक, यकृत नहीं रहेगा तो जीना मुश्किल हो जाता है, ठीक, और उसमें भी गाल ब्लैडर, पित्ताशय, तो थोड़ी सी मुश्किल होती है, ठीक, भोजन के पाचन में। अब समझिए, इसमें सबसे ज्यादा डाइजेशन किस चीज का होता है? देखिए, भोजन आपने मुख गुहा में किया, वहां कुछ कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ,
स्टमक में आके बेटा ध्यान दीजिएगा, स्टमक में आके प्रोटीन का पाचन हुआ, कुछ ही 30%। गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ था, स्टार्च का, और 30% प्रोटीन स्टमक में पाचन हुआ था। पूरा नहीं प्रोटीन पचा, सोच लीजिए, पूरा प्रोटीन का पाचन नहीं हुआ है, पूरा कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं हुआ है, और सबसे बड़ी बात भैया, सबसे बड़ी बात बेटा, लिपिड को अभी किसी ने हाथ ही नहीं लगाया। थोड़ा सा स्टमक में डाइजेशन होता है, हल्का सा। अभी हम मान के चल सकते हैं कि लिपिड तो वैसे ही बचा हुआ है। लिपिड का मतलब क्या बेटा, जो आप घी तेल ये सब खाते हैं, क्या होता है लिपिड। अभी इसका नहीं डाइजेशन, मुख गुहा में भी कोई डाइजेशन नहीं हुआ, स्टमक में भी कोई डाइजेशन नहीं हुआ। ठीक, तो बेटा हो भैया हो, ठीक, ये जब आगे बढ़ता है बेटा, ठीक ध्यान दीजिएगा, जब ये आगे बढ़ता है, ठीक, यहां पे तो जानते हैं अब सबसे ज्यादा लिपिड तो लिपिड के पाचन के लिए, डाइजेशन के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। इसमें देखें, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन ये दोनों मिलकर के किसका पाचन करते हैं, जानते हैं, प्रोटीन। ये प्रोटीन पाचक एंजाइम है, ये प्रोटीन का पाचन करते हैं। एमाइलेज भैया वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, जो बचा हुआ कार्बोहाइड्रेट है, ठीक, यहाँ पे पाचन होता है। और लाइपेज बेटा, लाइपेज ही लिपिड, लाइपेज लिपिड, लिपिड से लाइपेज, ठीक, लिपिड जो होता है, ठीक, लिपिड का पाचन कौन करता है, लाइपेज। तो ये एंजाइम है जो कि आप देख रहे हैं, ये न्यूक्लिक एसिड को पचा के न्यूक्लियोटाइड में तोड़ता है, न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड में तोड़ता है, न्यूक्लिएज नाम से ही सब कुछ है। इन लगा हुआ है तो प्रोटीन, जैसे पेप्सिन काइमोट्रिप्सिन, ठीक है, प्रोटीन का पाचन। एमाइलेज हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे लार एमाइलेज हुआ, टाइलिन, वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन, तो यहां भी कार्बोहाइड्रेट का पाचन एमाइलेज करता है, ठीक। और लाइपेज जो है लिपिड का पाचन करता है बेटा, ठीक। और न्यूक्लियस जो है न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड में तोड़ता है, ठीक। तो काफी डीप में हम जा रहे हैं, लेकिन ठीक ना, आपको समझ में आना चाहिए, कठिन हो जाएगा ज्यादा अंदर पढ़ाएंगे तो आपको, ठीक। तो यहां चीजें ये है बेटा, ठीक। तो अब क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा कि यहां से ध्यान दीजिए, मेरी बात समझने की कोशिश करें। पैनक्रियाज जो है पैनक्रियाटिक जूस का स्रावण करेगा यहाँ पे, ठीक। पैनक्रियाटिक जूस जो है, पैनक्रियाटिक डक्ट है, यहाँ अग्नाशयी नलिका है, अग्नाशयी नलिका से आगे बढ़ेगा, ध्यान दीजिएगा, जो आगे बढ़ेगा, ठीक, उसी समय पित्त रस एकत्रित है, किसमें, पित्ताशय में, ये इस नलिका द्वारा, ठीक, पित्त रस आगे बढ़ेगा। ये नलिका यहाँ आके जुड़ी हुई है पीछे से होके, ठीक, ऐसे, ठीक। तो ये नलिका द्वारा ऐसे आता है, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब ये दोनों अग्नाशयी रस और कौन हो भैया, पित्त रस, दोनों मिल जाते हैं, और दोनों एक साथ डियोडेनम में मिलते हैं, खुलते हैं, गिरते हैं। कौन कौन, ठीक, कौन कौन बेटा, पित्त रस यानी बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस दोनों आके यहां मिलते हैं, और दोनों, ठीक, इस ट्यूब के द्वारा भैया, ये मिश्रित नलिका है, यकृत और अग्नाशयी नलिका कह सकते हैं इसको। और इधर से ये कौन, यकृत नलिका आ रही है, इधर से कौन, अग्नाशयी नलिका, अग्नाशयी नलिका से अग्नाशयी रस, यकृत नलिका से पित्त रस, दोनों आके यहां मिलते हैं, और दोनों मिलकर के यकृत अग्नाशयी नलिका की सहायता से किसमें खुल जाते हैं, डियोडेनम में। डियोडेनम में जब मिलते हैं तो इधर से कौन आ रहा है बेटा, काइम, काइम आ रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक। दोनों मिलकर के यहां पे खुले, तो यहां पे कौन आ रहा है, काइम, ठीक है, एकदम बढ़िया। अब बेटा हो भैया हो, ध्यान दीजिएगा, इस काइम में पूरा इसका मीडियम एसिडिक है, अगर, ठीक, एसिडिक, इस तरीके से अग्नाशयी रस में जितने एंजाइम हमने बताया, कोई भी क्रियाशील नहीं है, कोई भी डाइजेशन यहां नहीं कर पाएंगे, ठीक। लेकिन इनके साथ कौन लगा हुआ है, पित्तरस, जो कि इसको जबरदस्त क्षारी मीडियम देता है, ठीक, क्षारी माध्यम, बेसिक मीडियम प्रोवाइड करता है इनके लिए, क्षारी माध्यम उत्पन्न कर देता है और इसकी अम्लीयता को समाप्त कर देता है। अब क्षारी माध्यम में बेसिक नेचर में भैया कूल एक्टिव हो जाते हैं, सब के सब एक्टिव हो जाते हैं, क्रियाशील, और भोजन को पचाना शुरू कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक, जो ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाता है, जबकि बेटा ध्यान दीजिए, एमाइलेज जो बचा हुआ प्रोटीन है, यहाँ 30% ही, 70% अभी प्रोटीन बचा हुआ है, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, उसको यहाँ पचाना शुरू कर देते हैं बेटा, ठीक ना। और इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, एमाइलेज जो है, एमाइलेज, ठीक, एमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट का को पचाता है, और लाइपेज यहाँ लिपिड को पचाना। अब यहाँ जाके मुख्य रूप से, यहाँ पर आंत में जाके मुख्य रूप से भैया वसा का पाचन शुरू होता है या पचता है, हल्का फुल्का शुरू में पचा है, लेकिन आपको नगण्य मान सकते हैं। तो आप सोच लीजिए, यही कारण होता है कि घी तेल ये सब को पचाना हमारे शरीर में क्या होता है, मुश्किल होता है, बहुत बहुत मेहनत से पचता है, क्योंकि मुख गुहा में भी पाचन नहीं होगा, माउथ कैविटी में, स्टमक में भी पाचन नहीं होगा, जाके आंत में पचता है। समझ पा रहे हैं आप, ठीक। यही कारण होता है कि इसका डाइजेशन बहुत मुश्किल से होता है लिपिड का।
आंत में, ठीक। और वो भी यदि गाल ब्लैडर खराब है या यकृत खराब है, लीवर, तो काम खत्म। तब इसका पाचन, घी तेल का पाचन नहीं हो पाएगा। नहीं कहा जाता है कि अरे उनका लीवर खराब है। लीवर खराब का मतलब कहा जाता है भैया तुम्हारा आपका लीवर खराब है, ठीक। लीवर खराब है तो आप क्या चीज, ठीक, घी तेल, ये मिर्च मसाला, घी तेल से तो एकदम दूर रहिएगा, ठीक, क्योंकि उसका पाचन यहीं पे होने वाला है। और ये घी तेल, ठीक, जो लिपिड है वो उसका पाचन यहां तभी होगा, ठीक, जब पित्त रस क्षारीय माध्यम उत्पन्न करेगा, तब जाके अग्नाशयी रस में पाए जाने वाला एंजाइम लाइपेज, ठीक, पाचन शुरू करेगा, पचाएगा। अगर क्षारीय माध्यम यहाँ से, ठीक, लीवर खराब है, पित्त रस बढ़िया नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक, तो क्षारीय माध्यम नहीं हो पाएगा, बेसिक नेचर। जब बेसिक नेचर नहीं हो पाएगा तो थोड़ा सा पाचन में क्या हो जाता है, मुश्किल, डाइजेशन में, ठीक है। हाँ, तो ये चीज हमने बता दिया। ये सब कहां पे पाचन हुआ, डियोडेनम में, ठीक, डियोडेनम। अब बेटा ध्यान दीजिएगा, डियोडेनम में ये सब पूरी क्रिया हुई, फिर आगे भोजन पचता हुआ आगे चला, आगे पचता हुआ आगे चल रहा है, ठीक, जेजनम और इलियम में। तो जेजनम और इलियम आगे भी बेटा, ठीक, कुछ ध्यान दीजिएगा। जानते हैं अब क्या होगा ना कि आंत की दीवार से भी कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं, कुछ ग्लैंड्स आंत की दीवार में भी होती हैं। इस आंत की दीवार में भी कुछ ग्लैंड्स होती हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा, ठीक। इंटेस्टाइन की दीवार में भी कुछ ग्लैंड्स होती हैं, और ये ग्लैंड्स भी, ठीक, कुछ एंजाइम का क्या करती हैं, श्रावण करती हैं, ठीक, कुछ एंजाइम को सिक्रीट करती हैं, जिसे, ठीक, यहां से जो आंत जिस रस का श्रावण करती है उसे आंतरीय रस कहते हैं, इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं बेटा, ध्यान दिए, आंतरीय रस कहते हैं, ठीक। और इसे इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटेस्टाइनल जूस, ठीक, इंटेस्टाइनल जूस। अब इधर से जो बचा हुआ कुछ भोजन हो मिल गया, यहां कुछ पाचन हुआ बहुत ज्यादा मात्रा में, जो भी पाचन हुआ, अब यहाँ पे जो बचा कुचा रहेगा, ठीक, उसको ये आंतरीय रस में एंजाइम पाए जाते हैं, बहुत सारे एंजाइम, ठीक, लैक्टेज, गैलेक्टेज, ठीक, माल्टेज, ये सब, इन्वर्टेज, ये सब एंजाइम इसमें पाए जाते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम है, ठीक ना। इस सब के सब, ठीक, यहाँ पे भोजन को पचा देते हैं, ठीक। अब छोटी आंत की समाप्ति तक जाते जाते बेटा ध्यान दीजिएगा, इलियम तक पूरा भोजन पच जाता है, इलियम तक जाते जाते। और फिर इसके बाद इसमें माइक्रोविलाई होते हैं, छोटी छोटी ब्रश की तरह संरचनाएं निकली रहती हैं। अब जो सरल भोजन के अणु होते हैं, सिंपल हो जाते हैं, जब पचने के बाद जो भोजन में सिंपल, भोजन के पचने के बाद जो सरल अणुओं में टूट जाते हैं, उनका एब्जॉर्प्शन, उनका अवशोषण ये माइक्रोविलाई करती हैं, और अवशोषित करके ब्लड में भेज देती हैं, और ब्लड की सहायता से, ठीक, जो भोजन के सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं जो टूट चुके हैं, वो पूरे, ठीक, शरीर में क्या किए जाते हैं, भेजे जाते हैं। ये स्थिति हो जाती है। और इसके बाद जो अपशिष्ट बचता है वो कहां भेज दिया जाता है, ठीक, कहां, बड़ी आंत में। अब बड़ी आंत में मुख्य काम इसमें होता है बेटा, ठीक, पानी, वाटर का एब्जॉर्प्शन, पानी का है। कोई पूछेगा बड़ी आंत का मुख्य काम क्या है, तो आप बताएंगे पानी का अवशोषण, यानी वाटर का एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं बाबू, ठीक, हमने आपको समझा दिया। हल्का सा कुछ फिगर है उनको भी दिखा के हम फटाफट यही चीज रिवाइज कर देंगे। हमें उम्मीद है कि आपको खूब बढ़िया समझ में आया होगा, ठीक। देखें, हाँ देखिए बेटा, यहां पे भी हम आपको समझा देते हैं खूब बढ़िया से। सभी लोग एकदम ध्यान से देखिए। हाँ देखिए बेटा, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये क्या है, स्टमक है, एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा आपको, स्टमक है, ठीक है। अब देखें, ये स्टमक है, आमाशय। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, लीवर है, देख रहे हैं। ये जो सी टाइप है, हमने बताया था, ये जो पूरा सी टाइप है यहां से यहां तक, ठीक, ये क्या है, डियोडेनम है। कहीं लिखा होगा, देख रहे हैं आप, ये डियोडेनम है, ठीक, एकदम सही। सी टाइप जो है वो डियोडेनम है। फिर यहीं पे इसके बाद जेजनम स्टार्ट हो जाता है, ठीक। यहां देख रहे हैं डियोडेनल जेजनल जंक्शन, जंक्शन का मतलब संधि, संधि का मतलब जुड़ाव, मतलब इस पॉइंट पर डियोडेनम और नीचे कौन, जेजनम, डियोडेनम और जेजनम यहाँ पे जुड़ जाते हैं, इस संधि जंक्शन है, यहां से नीचे जेजनम हो जाता है, इससे ऊपर डियोडेनम है पूरा,
चलिए ड्यूडेनम की ही बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, इसके नीचे बाद में बात करेंगे, पहले यहां देखिए स्टमक है, भोजन यहां से आया, हमने बताया आपको भोजन अब किसमें आएगा, ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये पूरी यहां से लेके ऐसे देखिए, यहां से ऐसे ऐसे देख रहे हो ना आप, ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे 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 पूरी ये, ठीक है, ऐसे ये जाके यहां तक पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और इसकी लेंथ 6 मीटर के लगभग होती है, पूरी आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर, लेकिन पूरे केवल स्मॉल इंटेस्टाइन इतनी लंबी होती है, इसकी लंबाई बेटा 6 मीटर के लगभग होती है हमारे शरीर में, 6 मीटर होती है, ठीक, याद रखिएगा। अब देखिए पहले ड्यूडेनम की बात कर लेते हैं, अभी अभी हमने बताया, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे क्या लगा होता है, लीवर, लीवर भैया हो, लीवर में क्या होता है, पित्तरस का, लीवर है क्या पहले आप जानिए, एक तरीके की बहिस्रावी ग्रंथि हो जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर, ठीक, इसकी इसका वजन लगभग 1.5 किलो, 1.2 1.2 केजी से 1.5 केजी के लगभग होता है इसका, ठीक, वजन, इसका वेट, ठीक है, ये पित्तरस का निर्माण करता है, पित्तरस, एक पित्तरस एक तरीके से एंजाइम नहीं पाए जाता है इसमें बाइल जूस में, और ये क्षारीय होता है, इसमें 2 तरीके के पिगमेंट होते हैं, बाइलिरुबिन बाइलिबर्डिन, बाइलिरुबिन हल्का पीला कलर होता है, बाइलिबर्डिन हल्का हरा कलर होता है, एकदम याद रखें, एक एक बात को ध्यान से सुने बेटा, ठीक। अब क्या हुआ भैया हो, इस पित्तरस का ये श्रावण करेगा, ठीक, कौन, यकृत, आप देख रहे हैं 2 नलिकाएं हमने दिखाया था आपको, एक इधर से नलिका आती है, एक इधर से, और ये नलिकाएं ध्यान दीजिएगा, ठीक, इससे जो पित्तरस होता है किसमें जाता है, ये गाल ब्लैडर है, हमने बताया था आपको ना, गाल ब्लैडर मतलब पित्ताशय, ये गाल ब्लैडर है, यहां से यकृत से क्या आएगा, ठीक, कौन आएगा, पित्तरस, बाइल जूस, और वो ऐसे दोनों नलिकाओं से, ऊपर वाले से भी पार्ट से, और यहां से आके किसमें एकत्रित होगा, किसमें एकत्रित होगा भैया, गाल ब्लैडर में, ठीक है, यहां एकत्रित होता है। अब हमने बताया था कि इधर देखिए बेटा, इधर क्या लगा होता है, पैंक्रियाज, अग्नाशय, ठीक, हमने इसके बारे में बताया मिक्स्ड ग्लैंड है, ठीक, मिश्रित ग्रंथि है, इसमें अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों पार्ट होते हैं, इसका लगभग 99% 99% पार्ट, ध्यान दे बेटा, इसका लगभग, ध्यान दीजिएगा, इधर दिखा देते हैं, इधर ये लगभग 99% पार्ट क्या होता है, बहिस्रावी होता है, 1% पार्ट क्या होता है, अंतःस्रावी, जो अंतःस्रावी पार्ट होता है वो लैंगर विशेष प्रकार की कोशिकाओं के गुच्छे से बना होता है, जिसे लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहते हैं। इस लैंगरहैंस की दीपिकाओं में 2 तरीके की कोशिकाएं, अल्फा और बीटा, अल्फा कोशिकाएं ग्लूकागॉन हार्मोन और बीटा कोशिकाएं किसका, इंसुलिन हार्मोन का क्या करती हैं, श्रावण, सब कुछ बता चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। और बात आ गई तो अंतःस्रावी, जो बाद में भी हम लोग पढ़ेंगे, बहिस्रावी की बात करें बेटा, तो जो पैंक्रियाज का जो बहिस्रावी भाग है, बहिस्रावी भाग है बेटा, ठीक, वो किसका, पैंक्रियाटिक जूस का श्रावण करता है, अग्नाशयी रस का श्रावण करता है, और अग्नाशयी रस में बहुत सारे एंजाइम, काइमोट्रिप्सिन, ठीक, ट्रिप्सिन, ठीक, लाइपेज, और कौन, एमाइलेज, न्यूक्लिएज, ये सब एंजाइम पाए जाते हैं किसमें, अग्नाशयी रस में, लेकिन इनकी खासियत होती है कि ये अम्लीय माध्यम में, एसिडिक मीडियम में एक्टिव नहीं होता, काम नहीं करेंगे, ये किसमें एक्टिव होंगे, बेसिक मीडियम में, लेकिन यहां से जो भोजन आ रहा है वो तो भरपूर एसिडिक है, तो यहां से जो एसिडिक मीडियम का भोजन आ रहा है, ठीक, वो या सीएल के कारण एकदम एसिडिक है, लेकिन पैंक्रियाज, ठीक, यहाँ पे ध्यान, सॉरी, लीवर से निकलने वाला पित्तरस एकदम बहुत ज्यादा बेसिक होता है, ठीक, अब यहाँ जैसे ही आवश्यकता होती है, ये ऐसे होके अंदर अंदर यहां से आता है, ठीक, पित्तरस यहाँ आएगा, और यहां से क्या निकलेगा, अग्नाशयी रस, दोनों मिल करके किसमें खुल जाएंगे, वो ड्यूडेनम में, ड्यूडेनम में खुलते हैं, और जैसे ड्यूडेनम में खुलेंगे, ये जो पित्तरस है पूरे मीडियम को कैसा बना देगा, बेसिक, और बेसिक मीडियम हो जाता है क्षारीय, अब अग्नाशयी रस में जितने एंजाइम होते हैं सब एक्टिव हो जाते हैं, और सब डाइजेशन शुरू कर देते हैं, ठीक, सब अधूरा डाइजेशन हुआ है, अभी कार्बोहाइड्रेट भी पूरा अधूरा पचा हुआ है स्टमक में, मुख गुहा में, ठीक, और स्टमक में प्रोटीन भी अधूरा पचा हुआ है, जबकि लिपिड तो अभी लगभग पूरे बाकी है, ठीक, अब इनका पाचन खूब बढ़िया से यहाँ, ठीक, होता है, ड्यूडेनम में बहुत ज्यादा डाइजेशन हो जाता है, ठीक ना, बहुत ज्यादा, अभी भी जो बचा खुचा डाइजेशन है, और वो आगे यहाँ पे आंत की दीवार में कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं, ठीक, जिसे आंतरिक ग्रंथियां कहते हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड कहते हैं, वो आंतरिक रस, इंटेस्टाइनल जूस का श्रावण करती हैं, और उसमें भी बहुत सारे एंजाइम, न्यूक्लिएज, ठीक ना, बहुत सारे एंजाइम होते हैं, माल्टेज, न्यूक्लिएज, इन्वर्टेज, गैलेक्टेज, ये सब एंजाइम होते हैं, और सब, ठीक, भोजन का जो बचा खोजा होता है उसे भी क्या कर देते हैं, पचा देते हैं, ठीक, जब पचा देते हैं बेटा, तो यहां तक जो इलियम का पार्ट है, ठीक,
यहाँ पे इलियम, यहाँ पे क्या होते हैं, माइक्रोविलाई होते हैं, ठीक, अंदर माइक्रोविलाई होती हैं। ये माइक्रोविलाई बेटा क्या करते हैं, ठीक ध्यान दीजिएगा, जो पचा हुआ भोजन है, जो सरल अणु प्राप्त हो गए, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, उनको क्या कर लेती हैं, ऑब्जर्व करके ब्लड में भेज देती हैं, ब्लड की सहायता से पूरे शरीर में फैल जाता है। लेकिन जो बचा खुचा है, ठीक, अभी भी जो बचा है, जिसकी जरूरत नहीं है हमारे शरीर को, उसको कहाँ भेज दिया जाता है, ठीक, कहाँ, बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। अब इस बड़ी आंत में ध्यान दीजिएगा, बड़ी आंत में भैया, ठीक, ध्यान देंगे, जब आता है तो इसमें कोई भी भोजन का पाचन नहीं होता है, ठीक, यहाँ पे हाँ पानी का एब्जॉर्प्शन होता है और शोषण होता है पानी का, और फिर ये ऐसे होते हुए भोजन ऐसे होते और शरीर से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक, ये हमने आपको खूब बढ़िया तरीके से पूरा डाइजेशन, ठीक, समाप्त कर दिया बेटा। ठीक, वीडियो देखने के लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको खूब समझ में आया होगा। एक बार नहीं समझ में आता, दूसरी बार, 2 बार, 3 बार आप देखें, ठीक, खूब ध्यान से नोट्स बनाएं, आपको खूब मजा आएगा। ठीक, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।